अगर हम बात करें वर्क अपॉर्चुनिटी इन डेनमार्क के लिए, तो अगर हम लास्ट 2024 टू 2025 में देख रहे हैं तो वर्क इंडेक्स 15% से इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि अगर स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन उसको डेनमार्क में जो हम यूनिवर्सिटीज अभी कर रहे हैं उसमें 3 इयर्स का PSW मिलता है, तो हम लोग मतलब वर्क लाइफ उसकी काफी अच्छी रहेगी, जॉब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलेगा, बट इंक्रीजिंग रेशियो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाँ, वर्क अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है अभी डेनमार्क में। Okay, and what about Finland and Sweden, Tejas sir? How are the work opportunities in Finland and Sweden? Yeah, so basically, as rightly mentioned, that Finland is one of the top happiest countries in the world, and so that's the only reason that even for the local people and the international students as well. So once they complete their education, they and as Finland provides the PSW as well. So basically, the students who are completing their studies there, they are easily getting the part-time job as well, and after completing the studies, they are getting full-time jobs as well. And basically, the sector which they recruit is the tourism, management, and accounting and finance. And also, technology part is growing there. So, work opportunities is good for the international students. And the average wages which students getting there is in between minimum 12 to 15 euros. It's a base minimum range, and it can go up to 20-22 euros as well, based on the student's profile. So I guess that is on the higher end, because 12 to 15 euros नॉर्मल हम यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही कंट्री रैंक करेगी इसमें, आई गेस आयरलैंड वुड बी कंपैरेटिव टू दिस, बाकी इट इज ऑन द हायर एंड, यूजुअली इट इज लेस देन दिस, राइट? लेट्स मूव टू द वर्क राइट्स इन दिस कंट्रीज। जैसे कि हमने बात की कि यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो व्हाट आर द वर्क राइट्स अवेलेबल टू स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो 21 आवर्स आप काम कर सकते हो पर वीक ड्यूरिंग योर स्टडीज। एंड फिनलैंड में मैं अभी इस समय बात कर रहा हूँ, तो फिनलैंड में यू गेट अ 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंस वीजा, जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हो। एंड देन तेजस सर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, you get a EU blue card after this, which is of 5 years. Is that correct? Hello? Yes. So, do we get EU blue card after this 2 years? अगर हम 2 साल में जॉब ढूंढ लेते हैं स्पॉन्सर्ड जॉब, तो क्या हमारे को EU blue card मिलने की पॉसिबिलिटी है 5 साल के? Yeah, it's not exactly a blue card. It's not exactly a blue card, but whenever a student gets the full-time job, then the residence permit initially जो student को मिलती है study category की, वो after getting full-time job वो work permit में convert हो जाता है, जिसके बाद if student वहाँ पे 4 से 5 साल officially stay कर रहा है, तो then he is eligible for the PR. Okay, so within 4 to 5 years of stay after residence permit, वो उनको PR भी मिल सकती है यहाँ पे, तो there are options to get a PR here. Yes, student based on the students employer contract जो उनको मिल रहा है, उन्होंने जो स्टडी किया है, accordingly प्रोफाइल पे स्टूडेंट गेट्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR, मतलब वो एलिजिबल हो जाता है जो उनका रिक्वायरमेंट होता है उसमें, और फिर बेस्ड ऑन हिज और हर प्रोफाइल उनको जो भी है PR मिलता है। एंड व्हाट अबाउट फैमिली रीयूनिफिकेशन? तो अगर हम बात करें इन कंट्रीज में, तो दीज आर स्पाउस फ्रेंडली कंट्रीज। आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, कनाडा ने शुरू किया, यूके ने शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया ने, जिनमें स्पाउस वीजा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया गया। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते, जो कि एक हिसाब से अनफेयर भी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, कि किसी की फैमिली है या किसी के चिल्ड्रन है वो नहीं उनके साथ जा सकते। इन कंट्रीज के अंदर यू कैन गेट अ स्पाउस वीजा अलोंग साइड, एंड वो स्पाउस को वर्क परमिट भी मिलता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एड अवेलेबल है, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। तो तेजस सर, व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स कैन अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट इन दीस कंट्रीज? सो बेसिकली डेनमार्क में जो स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि अभी जो इंस्टीट्यूट्स है वो डेनिश इंस्टीट्यूट्स है, तो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोफाइल स्कॉलरशिप्स मिलती है, एंड इफ द प्रोफाइल इज टू गुड देन इवन 100% स्कॉलरशिप तक भी एलिजिबल होता है, बट इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी असेसमेंट। If we consider for Finland, so basically Finland, as such, if we consider, there is no such guaranteed scholarship.
but if you see, the fees is in between 10 to 12 lakhs only. And even in Denmark, we consider the fees goes in the range of 12 to 13 lakhs. So fees जो है almost same budget range में है. So scholarships based on the profile of the student, उसमें वो eligible होता है. Okay, so fees is quite affordable, scholarships are available, and उसके बाद हम फिनलैंड के बाद अब डेनमार्क पे आ जाते हैं. जैसे कि हमने डेनमार्क की बात की, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी डेनमार्क में. रादर एक चीज जो सबसे ज्यादा बेटर है, जो इससे भी ज्यादा अच्छी है, और यूरोप में आई गेस दिस इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबसे बड़ा वर्क परमिट है, दैट इज 3 years ऑफ वर्क परमिट. किसी और कंट्री में यूरोप में 3 years ऑफ वर्क परमिट नहीं मिलता है. सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क में ही आपको 3 years ऑफ वर्क परमिट मिलेगा. सो यू गेट spouse eligible visa. One correction here, it's not a work permit, it's not a work permit, it's a job search visa. So it's a 3 Correct. years of PSW. So basically it's a job search visa, and it is eligible for the students who are going for the Danish degrees. Correct. So if a student is going for public universities, correct? Yes. So It's not about public university, Danish awarding bodies university eventually. Okay, so if a university is awarding a Danish degree, then the student is eligible for a 3-year work permit. Yes, yes. And in Denmark, the best part is again the work-life balance. So in इस society के बारे में, प्रियंका मैम, can you cover up a little bit about the society? How is Danish society? Students कैसा experience करते हैं? Is there any difficulty that the student faces? इंडिया से गए हैं, इंडिया की सोसाइटी अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, तो किस तरह की सोसाइटी स्टूडेंट को मिलेगी वहाँ पे? तो अगर हम डेनमार्क की बात करें तो इट्स मल्टीकल्चरल ओवर देयर. सो स्टूडेंट को कोई ऐसे रेसिज्म जैसा तो फील नहीं होगा, बिकॉज वहाँ वो मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री में आती है. ऑल्सो वहाँ का अगर हम क्राइम रेट देखा जाए, यूएस कनाडा से कंपेरेटिवली काफी कम है. तो ये उसकी सोसाइटी तो बहुत वेल एंड गुड है. वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत है. अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें दूसरे यूएस एंड कनाडा से, तो वहाँ पे वो लोग बहुत हैप्पीली स्टे कर सकते हैं. प्लस वहाँ पे जो पर आवर वेजेस मिलते हैं वो काफी अच्छा है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी अच्छा रहता है सोसाइटी में. सो दैट्स इट फॉर डेनमार्क. So let's move on to the next country, and इनके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं. Let's move on to Sweden as well. तो जैसे कि फिनलैंड था, जैसे कि डेनमार्क था, आई एम गेसिंग स्वीडन की भी सिमिलर टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज होंगी स्वीडन में भी. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्टडीइंग इन डेनमार्क एंड फिनलैंड एंड देन स्वीडन? कुछ फर्क पड़ेगा स्वीडन के अंदर? नो सर, बेसिकली उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता स्वीडन में. अगर इफ वी कंसीडर, द ओनली डिफरेंस स्वीडन में ये है कि जैसे कि फिनलैंड डेनमार्क में स्पाउस एंड चाइल्ड जो है दे कैन अप्लाई टुगेदर अलोंग विद द स्टूडेंट्स. ओके, बट स्वीडन में इट्स द प्रोसेस दैट वंस टू मींस उसमें भी we can process together, but we are preferring that one student gets the visa, only after that we apply for the spouse and child. Okay, apart from that, wages वगैरह हो गया, वहाँ का standard of living हो गया, it's almost similar to Denmark and Finland. It's just that all the three countries are the cold countries. So if we compare India से अगर हम compare करते हैं उनको, so just climate settle होने को students को और उनकी families को थोड़ा time लगता है. Apart from that, they get a very good life if we compare to India. So what about the English language that is used? So अगर हम इसमें बात करें स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड में, इनमें जो लैंग्वेज यूज होती है, जो कि स्टूडेंट्स तो हमारे इंग्लिश पढ़ के ही जाएंगे, आइल्स करके या पीट या टोफल करके ही जाएंगे. सो व्हाट अबाउट द लैंग्वेज दे लोकल पीपल यूज? क्या वो अपने स्वीडिश या फिनिश यूज कर रहे हैं, डैनिश यूज कर रहे हैं, या फिर दे आल्सो यूज इंग्लिश? कैसे नॉर्मली, हाउ डू दे एडजस्ट विद द लैंग्वेज? Obviously they मतलब जो है वो उनका लोकल लैंग्वेज बेसिकली वहाँ के जो भी पीपल है वो बोलते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट उनको मतलब इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, जिससे कि जो स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज है उनको ना ही उनको स्टडीज के दौरान या फिर ड्यूरिंग उनका जब पार्ट टाइम काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स और इवन के स्पाउस जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, सो लैंग्वेज बैरियर कभी उनको फेस नहीं करना. इट्स
जस्ट के जो एक बेनिफिट होता है स्टूडेंट्स के चिल्ड्रंस को जो फ्री एजुकेशन मिलता है, सो वो बेसिकली अगर फ्री एजुकेशन उनको लेना है तो वो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में लेना पड़े, तो वो स्टूडेंट को वो फ्री एजुकेशन मिलता है। डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, जहाँ पे स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम और चिल्ड्रंस का एजुकेशन फ्री होता है, बट वो उनके लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। दैट्स द ओनली डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वहां पे रहना है तो इंग्लिश लैंग्वेज अगर आ रही है तो दैट्स नथिंग। So usually use normal English ही हो रही है, but अगर किसी को free education चाहिए तो only and only then they require their specific regional languages. And yes, मतलब वो भी चाइल्ड का, अगर स्टूडेंट्स के फ्री एजुकेशन करना है तो वो केस में दे नीड लोकल लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। Okay, so let's see the comparison between the visa processes for all of these countries. तो अगर हम देखें कि फिनलैंड में आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रूफ ऑफ इनकम है, वो तो सारा कुछ चाहिए ही चाहिए, बट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा सर कि फिनलैंड में कौन सा टेस्ट एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड में टेस्ट कौन से एक्सेप्टेड है? आइल्स, पीटी, टोफल, आई गेस सारे एक्सेप्टेड नहीं होंगे, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फिनलैंड की बात कर लेते हैं। फिनलैंड में कौन से टेस्ट एक्सेप्टेड होंगे? तेजस सर की वीडियो हैंग हो गई है, तो इसमें प्रियंका मैम, कैन यू कम कवर अप इन दिस? यस, सो लाइक अगर हम फिनलैंड की बात करें इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स की, सो वी कैन प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ MOI एज वेल। बट उसके अलावा अगर स्टूडेंट का मीडियम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो हम आइल्स भी दे सकते हैं, टोफेल भी एक्सेप्टेड है एंड पीटी हो जाएगा। बट if student is not having any of the tests, then we can process on the basis of MOI as well. What I understand is कि फिनलैंड में आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हो। प्रेफर्ड रहेगा कि आइल्स, पीटी या टोफल के साथ जाओ, बट इफ यू वांट यू कैन गो विद विदाउट आइल्स एज वेल इन फिनलैंड। एंड नाउ लेट्स कम टू डेनमार्क. So what are the tests that are accepted in Denmark? So in currently the universities we are promoting, the Danish universities are only accepting 2 tests. Like one is IELTS overall 6.5 and the second one is TOEFL, in which home-based addition is also accepted. Okay, so TOEFL home-based is accepted. Yes. That is a great news for वो, क्योंकि काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि जाना चाहते हैं डेनमार्क एंड वो पेपर नहीं दे पाते बिकॉज टाइम नहीं मिलता उतना ज्यादा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है कि TOEFL होम एडिशन इज एक्सेप्टेड. एंड व्हाट अबाउट स्वीडन? किस तरह के टेस्ट स्वीडन में एक्सेप्टेड है? In Sweden, like same IELTS, TOEFL and PT, 3 of all are accepted, and the requirement is B2 level 6.5, not less than 5.5 in one module. Okay. And one more thing in Sweden we can add is अगर students उनका previous education 4-year degree है, so in that case student can get the IELTS waiver. तो उनका वो without IELTS हो सकता है अगर student का last education 4-year degree है. Sir, can you repeat that point? अगर last education 4 years का है तो क्या हो सकता है? तो उनको IELTS waiver मिल सकता है. So in that case we can proceed without IELTS in Sweden. Yes. So in Sweden also you can get an IELTS waiver. फिनलैंड में भी आपको IELTS waiver मिल सकता है अगर आप without IELTS अप्लाई करना चाहते हो and you have a previous education in English, then you can apply to Finland and Sweden. Sweden में condition ये रहेगी कि 4 years का आपकी bachelor's होनी चाहिए. And Denmark में you have to take the IELTS or TOEFL, but TOEFL में you can take home edition as well. आप घर पे बैठ के अपना TOEFL का एग्जाम दे सकते हो and वो भी accept हो जाएगा. I guess the requirement is 83, not less than 17. Is that correct? Yes, it's correct, sir. So that is an easily achievable requirement. अगर कोई student चाहता है TOEFL का टेस्ट देना, we can help you out with the discounts as well. अगर किसी को TOEFL का टेस्ट देना है, discounts चाहिए, so just approach us. हम आपको discounts भी दिलवा देंगे and you'll get some free training material as well with us. So let's move on to the benefits that are beyond the studies.
तो एक तो हमने देखा कि पोस्ट स्टडी वर्क इन सारे कंट्रीज में काफी अच्छा मिल जाता है, जिसको हम जॉब सीकर, जो बेसिकली जॉब सीकर वीजा, हम उसको आम भाषा में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कह देते हैं। जॉब सीकर वीजा आप बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है फुल टाइम जॉब, अच्छी जॉब ढूंढने के लिए जो कि आपकी फील्ड रिलेटेड है, एंड उसके बाद आप अल्टीमेटली परमानेंट रेसिडेंट या फिर मोर वर्क परमिट के अंदर आने की कोशिश कर सकते हो। देन लॉन्ग टर्म परमानेंट रेसिडेंस अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हमने देखा कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जाओगे और आपको वापस आना पड़ेगा एक दिन। जो वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के अंदर, जो अच्छे तरीके से असिमिलेट होएगा सोसाइटी के अंदर, उसको परमानेंट रेसिडेंसी ऑप्शंस भी मिल सकते हैं विद अ गुड जॉब। बहुत ज्यादा सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, सोशलिस्ट कंट्रीज हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, जब आप ऑन जॉब सीकर वीजा हो देन आल्सो यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। एंड जैसे कि प्रियंका मैम ने, तेजस सर ने बताया कि कंट्री मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है, वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, तो रेसिज्म बहुत कम होएगा, क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है इन कंट्रीज में। तो ये मेरे ख्याल से ये एक हिडन जेम है जिनके बारे में पता बहुत कम लोगों को है। हमने सिर्फ मूवीज में देखा है इनको, वाइकिंग्स वगैरह में देखा है कि ये कंट्रीज वैसे एक टाइम पे वाइकिंग्स की कंट्रीज थी, और आज की डेट में ये हाईली डेवलप्ड सोसाइटीज बन चुकी हैं, जिनके बारे में सुनने के लिए कम मिलता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी ऐसा होता ही नहीं है, नेगेटिव होता ही नहीं है जिसमें आपको न्यूज में आने की जरूरत पड़े। मोस्टली इन कंट्रीज में पीसफुली लोग रह रहे हैं, नेगेटिव न्यूज फैलती नहीं है, तो आप तक वो पहुंचती भी नहीं है। सो आई वुड रेकमेंड जो भी आज वेबिनार देख रहे हैं, जो भी हमारे साथ यूट्यूब में जुड़े हैं, कि एक बार इन कंट्रीज के बारे में रिसर्च जरूर करें, स्कैंडिनेविया के बारे में जरूर देखें, एंड ये इनकी आइल्स टोफल रिक्वायरमेंट हो जाएगी, जिसमें हमने ऑलरेडी जिसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब डिस्कस करते हैं कि जब जॉब आपने अब अप्लाई कर दिया, किस फील्ड में आपको अप्लाई करना चाहिए और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि वहां पे सबसे ज्यादा इन डिमांड रहेंगी। तो एक शॉर्ट हमने लिस्ट बनाई है आपके लिए, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कि फिनलैंड में टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एआई सॉफ्टवेयर की काफी अच्छी डिमांड है। हेल्थ टेक के भी आपको काफी अच्छे कोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। डेनमार्क में अभी पीछे एनवीडिया के साथ मिलकर डेनमार्क ने अपना बहुत बड़ा एआई लॉन्च किया है, तो डेनमार्क इज ऑल्सो बहुत पीछे नहीं रहेगा एआई की फील्ड के अंदर, तो आज में वो भी कम्पीट कर रहा है एआई की फील्ड में। फिर फार्मास्यूटिकल, शिपिंग एंड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा आगे डेनमार्क आपको मिलेगा। सिमिलरली स्वीडन आईटी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, लाइफ साइंसेज एंड डिजाइन में आपको काफी अच्छा मिलेगा। सो तेजस सर, प्रियंका मैम, डू यू वांट टू ऐड ऑन एनी इंडस्ट्री जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी स्टूडेंट के लिए, एंड अगर किसी स्टूडेंट के पास वो एकेडमिक्स है या फिर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है, उसको जरूर जाना चाहिए। So, like if student is having 4 years of bachelor's in engineering or in computer science field, then student can go definitely for Denmark because वहाँ पे अगर हम जॉब सर्च की बात करें तो उस फील्ड में इंजीनियरिंग में ज्यादा अच्छा अभी डेनमार्क है। सो अगर स्टूडेंट के पास अगर रेवेलेंट फील्ड है स्टडी में तो डेफिनेटली स्टूडेंट कैन गो फॉर डेनमार्क। ओके, एंड अगर हम स्वीडन और फिनलैंड की बात करें तो उसमें कोई ऐसा खास है जो कि ये वाला अगर एक फील्ड में जाता है बच्चा तो उसको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, या फिर जो उनकी मेन इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी मेंशन है उनके अलावा कोई ऐसी इंडस्ट्री रहेगी जिसमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा स्टूडेंट को? सो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल जो भी फील्ड्स है वो तो ऑब्वियसली डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन तीनों में ही बूमिंग है। और वही रीजन है कि इवन उनकी अगर एकेडमिक रिक्वायरमेंट अगर आप देखो तो बेसिकली डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, वो लोग भी वही प्रेफर करते हैं कि 4 ईयर डिग्री, जो बेसिकली अगर हम कंसिडर करें इंडिया से तो वो इंजीनियरिंग ही होते हैं मेजर। सो वहां पे उनका स्कोप है और अकॉर्डिंगली ही उनको जॉब भी वो फील्ड्स में मिलती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इवन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का भी स्कोप अच्छा होता है तीनों कंट्रीज में। एंड इवन फिनलैंड अगर आप कंसिडर करो तो हॉस्पिटैलिटी भी एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट कैन गेट द जॉब्स। Okay, this is interesting. Hospitality ka we did not consider earlier on. I would just we will take a short 2 minutes break. We have faced we're facing a little bit of an issue with the live on YouTube. वो गलती से offline हो गया, so we need to take it back online. We'll take just 2 minutes of break.
ओके, सो वी आर बैक। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर यू कैन डू रियली वेल, एंड स्पेशली इंजीनियरिंग। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, या फिर फिनलैंड में तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें यू कैन डू रियली वेल। डेनमार्क एंड स्वीडन में अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो, आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो अभी तक जिस कंट्री को हम सारे मोस्टली देखते रहे हैं फॉर सच फील्ड्स, वो यूएसए है। But with quarter of the cost, you can do really well in these countries. एक ब्रीफ ओवरव्यू है फॉर स्टूडेंट्स, कितना इसमें बेसिकली पॉपुलर कोर्सेज कौन से हैं, क्या क्या कोर्सेज सही रहेंगे, कितने प्रूफ ऑफ फंड्स करने हैं। तो इस ओवरव्यू के बाद हम एक बार प्रूफ ऑफ फंड्स देख लेते हैं पहले, कि क्या क्या प्रूफ ऑफ फंड्स रहेंगे फॉर ईच कंट्री। सो प्रियंका मैम, सो लेट्स डिस्कस अबाउट डेनमार्क। सो एक बात हमने जैसे डिस्कस की थी कि डेनमार्क में यू डोंट नीड टू शो फंड्स। ये इसका क्या सिनेरियो है? मतलब मैं जा रहा हूँ वहां पे, मेरे को फंड भी शो नहीं करने? नहीं सर, अगर स्टूडेंट डेनमार्क में जा रहा है, अगर स्टूडेंट सिंगल एप्लीकेंट वो अकेला जा रहा है, तो स्टूडेंट को लिविंग एक्सपेंस शो नहीं करना है। हाँ, अगर उसका कोई स्पाउस एंड चिल्ड्रन उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, तो स्टूडेंट को फंड शो करना पड़ेगा 10 लाख पर एप्लीकेंट, एंड रीजन फंड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। दैट्स इट, बट द बैंक अकाउंट शुड बी 3 months ओल्ड। फंड्स रिसेंट होंगे तो चलेगा। तो बेसिकली वो सोर्स मांगेंगे। अगर जैसे मैंने फंड्स रीसेंट है, तो क्या मुझे सोर्स चाहिए होगा फंड्स का, कि कहाँ से आए हैं फंड्स? नहीं, वो लोग आपसे सोर्स भी नहीं मांगेंगे। So what I'm getting is कि funds का भी process is quite simple for these countries. अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो तो आपको चाहिए ही नहीं है फॉर डेनमार्क, एंड अगर आप यू आर गोइंग विथ योर स्पाउस, देन यू जस्ट नीड टू शो 10 lakh rupees. Is that fine? Yes. And Tejas sir, what about Finland and Sweden? कितने फंड्स चाहिए होंगे एप्लीकेंट को फॉर फिनलैंड एंड स्वीडन? ओके, सो फॉर फिनलैंड अगर हम कंसीडर करें, तो फिनलैंड में स्टूडेंट्स जो है उनको 10 लाख शो करने हैं, स्पाउस का हमको 8 लाख शो करना है, चाइल्ड में जो फर्स्ट चाइल्ड है उनका हम 8 लाख शो करेंगे, और अब उनके बाद जो अगर सेकंड चाइल्ड है तो वो 6 लाख होता है। ठीक है, और हमें 6 मंथ का स्टेटमेंट एंड बैलेंस सर्टिफिकेट फाइल में सबमिट करना है, जो कि लिक्विड फंड सेविंग्स अकाउंट में ही चाहिए। इफ यू हैव एजुकेशन लोन, any type of personal loan or gold selling, anything, you need to liquefy that amount in the savings account. Okay, and if we consider about Sweden, it's around 12 to 15 lakhs आपको savings account में show करना। Okay, so and जो फंड्स हैं, इसका मतलब जितने फंड्स होंगे, चाहे वो एजुकेशन लोन के थ्रू भी होंगे, it needs to be disbursed in the account, right? Yes, every fund if you have in the fixed deposit as well, that should be liquefied into the savings account. Okay, so again it's a simplified process. इन्होंने काफी ज्यादा अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि कितने फंड्स चाहिए। अब आते हैं कि what can we help you with? So we can help you with all of these things. चाहे आपको ये पता करना है कि फंड्स कैसे शो करने हैं, आपको टोफल की प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम बुकिंग करनी है, या आइल्स की बुकिंग करनी है, we can help you with that. Any process, any support that you need during your visa application and your university applications would be available with Vivekas Tech Education. And at the same time, there are interviews in this process as well, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, and we will help you prepare for that interview as well. तो कोई भी प्रोसेस का पार्ट होएगा, you don't need to worry yourself कि मेरे को कैसे करना है। We would be there to guide you. So तेजस सर, प्रियंका मैम, व्हाट अबाउट इंटरव्यूज? कैसे रहेंगे इंटरव्यूज? कितने डिफिकल्ट होते हैं इंटरव्यूज? एक तो यूनिवर्सिटी के, एंड दूसरा वीजा एंड पे कैसे इंटरव्यूज का क्या प्रोसेस रहेगा? ओके, सो अगर हम कंसीडर करें, तीनों कंट्रीज में इंटरव्यूज तो होंगे ही। ठीक है, सो अगर मैं बात करता हूँ फिनलैंड और स्वीडन के लिए, बेसिकली जो फिनलैंड में भी एडमिशन इंटरव्यू जो है वो एक एडमिशन राउंड होता ही है ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में। पहले ऐसा था कि कुछ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली ऑफर आते थे, बट गोइंग फॉरवर्ड हर एक यूनिवर्सिटी एक राउंड ऑफ इंटरव्यू तो लेती है, एंड सेम गोज फॉर स्वीडन एज वेल। उसमें से इतना होता है कि एप्लीकेशन फी पेमेंट होने के बाद इंटरव्यू फैकल्टी लेती है। बट अगर इंटरव्यू का लेवल हम कंसीडर करें, तो
if you consider overall Europe, so वो लोग admission team जो होती है उनको interview में वही check करना है कि student who is coming from a different country उनको English का command कितना है, क्योंकि if student is not having that command in English, how student can cope up with the studies there? So वो पहले तो वही student का English level check करते हैं. सेकेंड होता है उनका कोर्स सिलेक्शन. सो अगर स्टूडेंट ने कोई कोर्स सिलेक्ट किया है तो उनको पता होना चाहिए कि हाउ दैट कोर्स इज यूजफुल टू हिज और हर प्रोफाइल, कैसे उनका प्रीवियस एजुकेशन जो था, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस था, जो उनको गोइंग फॉरवर्ड ये कोर्स स्टडी करने में भी हेल्पफुल होगा और उनको करियर प्रोग्रेशन में कैसे हेल्पफुल रहेगा. सो दिस इज द मेन थिंग विच दे आर चेकिंग इन द इंटरव्यूज. So, sir, for the interview preparation, I guess anything, अगर किसी को भी डर लग रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं प्रिपेयर कर पाऊंगा, तो इसके लिए 15 to 20 days of preparation would be enough कि हमारे को ज्यादा देर प्रिपेयर करना पड़ेगा. Yes, मतलब बेसिक जो उनका इंफॉर्मेशन होता है उसके लिए तो स्टूडेंट्स पे मटेरियल भी होता है प्रिपरेशन के लिए. सो स्टूडेंट कैन गेट प्रिपेयर्ड विद इन 2 weeks as well. Okay. So let's move on. So all of this would be provided to you by our team. चाहे वो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कौन सी यूनिवर्सिटी, पहले तो जब हम ये सिलेक्ट करने लगे हैं तो अकॉर्डिंग टू द कोर्स प्रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस बैकग्राउंड, हम पहले तो इन 3 कंट्रीज में से आपको डिसाइड करके देंगे कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए. उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, SOP LOR कैसे लेके आनी है, IELTS PT कोचिंग, एंड उसके बाद वीजा प्रिपरेशन. एक बार ये सब कुछ हो गया तो वीजा प्रिपरेशन भी हम प्रोवाइड आपको करेंगे. फिर यहाँ पे आपका हमारा काम खत्म नहीं हो जाता. जैसे ज्यादातर लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो आपका काम खत्म हो गया, मेरे को वीजा मिल गया. आर वर्क बेसिकली एक्सटेंड्स टुवर्ड्स योर प्री डिपार्चर. अगर आपने वहां जाना है तो वी विल इंश्योर दैट यू नो अबाउट दैट सोसाइटी एंड यू आर अवेयर ऑफ हाउ टू बिल्ड अ रेज्यूमे एंड योर लिंक्डइन प्रोफाइल, जो कि कल की आपकी जॉब प्रोफाइल में काम आएगी. तो जॉब लेने के लिए आपको पूरी रेडीनेस मिलेगी. उसके लिए हमारे जो काउंसलिंग सेशंस होंगे जॉब के, वो वुड बी इंक्लूडेड इन दिस, वेदर इट इज अबाउट building an ATS ready resume or about a proper LinkedIn profile. इसके बारे में भी अपकमिंग वेबिनार्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन जस्ट कंटिन्यू ऑन सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एंड यू कैन ज्वाइन द अपकमिंग वेबिनार्स ऑन बिल्डिंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल. ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका वेबिनार आने वाला है. सो TOEFL के बारे में अगेन we have a special section for TOEFL because we have amazing discounts available on the TOEFL test as well as the preparation material. तो आज की डेट में काफी ज्यादा TOEFL का preparation material we are providing free of cost. You do not need to pay anything for the TOEFL material if you are enrolled with us. साथ ही साथ में आपको TOEFL के एडिशनल जो टेस्ट होएगा उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है एंड जो प्रिपरेशन होएगी that is also discounted at this moment. So coming to the end, before the Q&A, there are, अब आपको सिर्फ एक चीज करनी है, चाहे वो आपको डेनमार्क जाना, चाहे स्वीडन जाना, चाहे फिनलैंड जाना है, या फिर आप किसी भी कंट्री में करना चाहते हो, यू हैव टू टेक अ स्टेप. यू हैव टू डिसाइड कि आज मैंने ये स्टार्ट करना है प्रोसेस. एंड एक बार ही वो डिसाइड कर लिया है, वंस यू हैव टेकन दैट लीप, तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन एबिलिटीज कि आप एक नई डेस्टिनेशन में एडजस्ट कर पाओगे और एक नई डेस्टिनेशन में यू विल बी एबल टू डू वेल. वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन देयर इज नथिंग दैट विल स्टॉप यू. So अगर आपके कोई queries हैं, कोई भी questions है, तो we are going to have a Q&A for 5 minutes. You can ask anything to me, Priyanka ma'am, Tejas sir, about our services, about the process, anything that you want to ask, you can ask right now about Denmark, Finland, and Sweden. Please stick to Denmark, Sweden, and Finland. So any questions, just leave in the Q&A. I am stopping this slide for the moment so that I can access the Q&A. Yes, so let's check the Q&A. So the question is hospitality. So what about hospitality? What kind of courses in hospitality management?
So I was talking about the job opportunities availability. So basically अगर student यहाँ पे management का जैसे कि फिनलैंड में या स्वीडन में अगर आप देखो तो mostly management के courses available होते हैं. So but उनका जो job अपॉर्चुनिटी जो होता है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी होता है, जो होटल इंडस्ट्री होता है, क्योंकि वहां पे लोग टूरिस्ट काफी आते हैं. सो बेसिकली वो इंडस्ट्री में उनको जॉब मिलती है. Okay. So any other questions that anybody has related to Denmark, Sweden and Finland? अगर किसी को questions है, I have as such covered all of these questions during the session only. मैं आपको काफी सारे questions पूछे. So first of all, thanks to answering all of these questions. अगर किसी के कोई और questions हैं, you can ask in the Q&A section of the chat of the webinar related to job opportunities, related to the visa process, whatever question you have. So Q&A is open. Anybody who wants to ask any question? Okay. If the person is from non-tech background, which course would be the best option for them? For non-tech background. So basically ह्यूमन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से अगर कोई स्टूडेंट है, सो फिनलैंड में हम उनको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है व्हिच इज good for all the even technical background and non-technical background. Both type of students can apply for that course, which is PG diploma in industrial management. And also I'm guessing इसका आंसर साथ में ही हो गया कि which country is the best for non-tech background, तो वो फिनलैंड ही रहेगी क्योंकि फिनलैंड में you will get more management courses. What about Priyanka ma'am? Exactly. So स्वीडन नहीं, तो वहाँ पे टेक्निकल बैकग्राउंड्स के लिए ज्यादा ऑप्शंस है. So if you are considering for a non-tech background, Finland would be the great option. And what about Denmark? Is there an opportunity? Say मैंने MBA की हुई है, मेरे को 16 years of education मेरी पूरी है, तो क्या मैं डेनमार्क में भी प्रेफर कर सकता हूँ? Definitely, like if you are having 16 years of education, then definitely you can go for Denmark as well. But yes, if student is having 15 years, then it will be an issue to get an admission. So yeah, 16 years, then you can definitely go for it. Okay, with 16 years of education with an MBA, you can always apply to Denmark as well for non-tech backgrounds. But as such, preferred would be to apply for Finland because वहाँ पे 15 years of education be accepted. Yes. I am a hotelier with 3 years of experience. Shall I apply? What would be the possibility? Go for Finland. Go for Finland. Okay, so you can apply to Finland in this case. Can someone with 1 year old move to Denmark? Agar I'm guessing 1 year old child. So 1 year recent old. pass out. Sorry. Maybe student एक साल पहले ही pass out हुआ है. I'm guessing 1 year old child है किसी का. अगर किसी का 1 year old child है तो क्या वो child के साथ move कर सकते हैं डेनमार्क? Yes, definitely. वो लोग travel कर सकते हैं. तो कोई ऐसी वो होता है कि क्या एज होनी चाहिए चाइल्ड की कि कोई एज बैरियर नहीं है चाइल्ड का जो क्या? Sir, we would suggest कि like at least 6 months old हो, so because उनका पासपोर्ट आएगा तो उनमें बायोमेट्रिक पर प्रॉब्लम ना है, तो हम सजेस्ट करते हैं at least 6 month old child हो तो it would be easy for to process a visa. Okay, so at least 6 months old and उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes. Yes, so Ritik, it would be Finland only. With 15 years of education, it is accepted. Without IELTS, it is accepted. You can opt for Finland in this case. So I have a raised hand as well. Okay. Yeah. So any more questions? Any more questions that somebody wants to ask? So you can only ask questions in Q&A. We cannot unmute you. You have to ask in Q&A only. Okay, so I am guessing that would be all of the questions because most of the questions are covered. So in the end, I'm just going to leave our contact details here. So anybody who does not have our contact details can contact us on these numbers. You just need to give us a call and then we'll reach out to you.
So these are the numbers that are available. You can follow us on Instagram and YouTube, and all of this information would be available as a recording on YouTube. अगर आपको कुछ miss हो गया तो you can check out on YouTube and you can join our YouTube channel as well. अगर आपको और information चाहिए और ऐसी webinars को attend करना है तो you just follow us on Instagram. You will get the daily updates on webinars, and we will keep on conducting webinars about Denmark, Finland, and Sweden. Upcoming webinars we will cover even more of these countries. So I guess first of all we need to thank Tejas sir and Priyanka ma'am for the clarity, and काफी ज़्यादा आपने questions answer किए, काफी ज़्यादा आपने help की हमारी. So thanks for this, and I'm hoping that we will be meeting again to guide even more students regarding this process, ताकि ये पता लगे students को कि ऐसे hidden gems भी दुनिया में है जिसमें उनको जाना चाहिए. Okay. So thank you everyone for attending. See you again. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you. Thank you.